हेलो डियर। आज का वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो भी क्वेश्चन आज हम लोग 50 प्लस देखने वाले हैं, ये सब जो है इस बार 2025 पैरा मेडिकल में आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आरआरबी में, जी हाँ, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है। और आप लोग देखिए, मैं आपको सीएचओ का भी टोटल शिफ्ट का पेपर दिया हूँ और अभी आरआरबी का भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पैरा मेडिकल में, एक वीडियो आया है, एक वीडियो और आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जितना भी कोशिश होता है मैं आप लोग को लेटेस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जो भी क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आ जाए, बढ़िया है, और आप लोग लेवल देख ले। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसा क्वेश्चन आरआरबी में पूछा जाता है और आप लोग इसमें से कितना कर पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अभी ये अपन जो है होने वाला है, बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज फॉर हाइड्रोसिफिलस, यानी हाइड्रोसिफिलस जो कि बच्चा में होता है। ठीक है ना, बच्चा के मस्तिष्क जो होता है उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है कौन सा टेस्ट जो है डायग्नोस्टिक किया जाएगा, एमआरआई, ईईजी, सीटी स्कैन, एक्सरे। तो सीटी स्कैन इसके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आप लोग फुल फॉर्म बताइए एमआरआई का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ए न्यू बॉर्न ऑफ ए डायबिटिक मदर इज एट रिस्क। कहता है एक नए बच्चे जन्म लिया है तो उसके माता में डायबिटी है। समझ गए, माता में अगर डायबिटी है, चीनी है, मधुमेह है, तो उसके नए बच्चा जो जन्म लिया उसमें किस चीज़ का जोखिम होगा। ठीक है ना, अगर माँ किसी के डायबिटिक वाला है तो बच्चा में जोखिम होगा ही। तो बच्चा में क्या जोखिम होगा, तो बच्चा में जोखिम यही होगा कि बच्चा हाइपोगैलेसेमिया में हो सकता है, यानी बच्चा में हाइपोगैलेसेमिया हो सकता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इटियोलॉजी रिफर टू, यानी इटियोलॉजी रिफर टू मतलब इटियोलॉजी इनमें किसको संदर्भित करता है। समझ गए, ट्रीटमेंट को, सिम्टम्स को, कॉज को, और यहाँ पे एनाटॉमी को। तो ये होगा कॉज। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉज। इटियोलॉजी एक प्रकार के कारण है और कॉज है। ठीक है, तो इटियोलॉजी रिफ़र करता है कॉज को। समझ गए, जो आपके बीमारी में पढ़ा जाता है कॉजेज, उसके बारे में। आगे है सीपीआर साइकिल फॉर पेशेंट इन शॉक इंक्लूडिंग। कहता है एक पेशेंट है सीपीआर, सीपीआर का जो साइकिल होगा एक शॉक वाले मरीज में कितना हम जो है देंगे। सबको पता है 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन, तो 30:2। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पांचवा क्वेश्चन है, सिम्टम्स ऑफ शॉक, यानी शॉक का लक्षण कौन होता है इनमें। शॉक का लक्षण, हाइपरटेंशन नहीं होगा, ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, जॉन्डिस नहीं होगा, तो क्या होगा, कोल्ड क्लेमी स्कैन। ठीक है, कोल्ड एंड क्लेमी स्कैन। जैसे ही किसी को शॉक लगता है तो पूरा उसका बॉडी जो है ठंडा पड़ने लगता है, स्किन काफ़ी क्लेमी हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्ड डिग्री शॉक पेशेंट शो डिफिशियंसी, यानी कोई थर्ड डिग्री वाला शॉक के पेशेंट है तो उसमें किस चीज़ की कमी दिखेगी, ऑक्सीजन की, ब्लड वॉल्यूम की, प्रोटीन की, कैल्शियम की। देखिए जो थर्ड डिग्री पेशेंट होता है शॉक के, उसमें तरल की कमी ज़्यादा दिखी जाती है। तो इसमें तरल कौन सा होगा, ब्लड वॉल्यूम, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू कीमोथेरेपी ड्रग इन इज थ्रू। कहता है हाईएस्ट रिस्क क्या होगा कीमोथेरेपी ड्रग को अगर किन्हीं को दिया जाता है तो देखिए हाईएस्ट रिस्क किसके द्वारा होगा, किसके द्वारा अगर कीमोथेरेपी हम ड्रग देते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर जोखिम जो होगा किसके थ्रू होगा, इन्हेलेशन के द्वारा, मुंह के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, इंसेक्ट स्किन के द्वारा। तो इनहेल श्वसन के जरिए अगर बहुत ज़्यादा हाई, अगर कीमोथेरेपी श्वसन के जरिए देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसका हाई रिस्क होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, सैम्पलिंग मेथड इन रिसर्च, रिसर्च से क्वेश्चन है। सैम्पलिंग मेथड इन रिसर्च क्या होगा, डाटा एनालिसिस, सब्जेक्ट इवैल्यूएशन, सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, एंड उसके बाद है लिटरेचर रिव्यू। तो सैम्पलिंग मेथड इन रिसर्च, रिसर्च में जो सैम्पलिंग मेथड होता है वह पार्टिसिपेंट के चयन के लिए होता है, सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा पेरिविया इज कंडीशन वेयर। प्लेसेंटा पेरिविया कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, तो जहाँ पे जो आपका प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा लाइज लोअर
प्लेसेंटा लाइज लो नियर सर्विक्स, यानी प्लेसेंटा पेरविया में जो प्लेसेंटा होता है वह सर्विक्स के निचले हिस्से में जो है आपको दिखाई देता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी सर्विक्स के नीचे जो है आपको जो प्लेसेंटा होता है सर्विक्स के काफ़ी नज़दीक चला जाता है प्लेसेंटा पेरविया में, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम साइट्रेट रिस्पेक्टिवली। कहता है पीएच ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम साइट्रेट क्या होगा। तो सोडियम क्लोराइड का आप लोग को पता है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, और सोडियम साइट्रेट का क्या होगा 7 और 8, ठीक है, याद रखिएगा 7 और 8। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। 11 क्वेश्चन है सर्वाइकल डायलेशन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कॉज बाय, यानी फर्स्ट स्टेज लेबर में जो सर्वाइकल डायलेशन होता है वह किसके कारण होता है। एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन। सबको जानते हैं फर्स्ट स्टेज में जो सर्वाइकल डायलेशन होता है ऑक्सीटोसिन के कारण होता है, ठीक है, याद रखना है। आगे है, ये सारे क्वेश्चन RRB में पूछे गए हैं, आप लोग खुद देखते जाइए कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। स्टोमक कैंसर यूजुअली फॉलो दिस कोर्स, ठीक है, कहता है स्टोमक कैंसर जो होता है वह यूजुअली किसको फॉलो करता है इनमें से। तो देखिए स्टोमक कैंसर क्रॉनिक से लेकर प्रोग्रेसिव तक हो सकता है, ठीक है, यानी लंबे समय से लेकर प्रगतिशील हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव, ठीक है। आगे है 30 नंबर क्वेश्चन है इन मायोकार्डियल इन्फारक्शन पेशेंट हैज फ्रंटी पिंक स्पुटम विथ साउंड इज हियर्ड। कहता है मायोकार्डियल इन्फारक्शन से पीड़ित कोई मरीज है और वह पिक स्पुटम जो है उसका फ्रॉदी पिंक स्पुटम विच साउंड इज हियर, कौन सा साउंड सुना जाएगा। विजिंग साउंड, क्रेकल साउंड्स, ठीक है, स्ट्रीडर एंड नॉर्मल ब्रेड साउंड। तो क्रेकल की आवाज़ आएगा किसमें, मायोकार्डियल इन्फारक्शन में, जब पेशेंट पिक स्पुटम जो है करता है, समझ गए। आगे है 14 नंबर है हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिशन ऑकवर थ्रू, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है हेपेटाइटिस बी। तो जितने भी ब्लड है और बॉडी से निकलने वाला फ्लूइड है उसके थ्रू ये जो है फैलेगा, चाहे वो ब्लड हो चाहे वो सीमेन हो, ठीक है ना, इनके द्वारा ये फैलता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे 15 नंबर है, देख लीजिए आप लोग। लैक्टोज इंटॉलरेंस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी लैक्टोज इंटॉलरेंस इज ड्यू टू डिफिशियंसी। लैक्टोज इंटॉलरेंस किसके कमी के कारण जो है आपको होता है, लैक्टेज, एमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज। तो इसका राइट आंसर लैक्टेज होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 60 नंबर है ओम्फलाइटिस रिफर टू। तो ओम्फलाइटिस जो होता है यह अम्बिलिकल कॉर्ड के इन्फ्लामेशन होता है और इससे हम लोग इन्फेक्शन ऑफ अम्बिलिकल स्टम्प बोलते हैं, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए एकदम राइट है। लीवर का इन्फेक्शन, लंग्स का इन्फेक्शन और ब्लेडर का इन्फेक्शन। तो जो लोग जानते हैं लीवर का इन्फेक्शन एक प्रकार से हेपेटाइटिस होता है, लंग्स का इन्फेक्शन सब लोग जानते हैं, ठीक है, और इन्फेक्शन ऑफ ब्लेडर सब लोग जानते हैं सिस्टाइटिस, समझ गए। तो ये तीनों तो होता नहीं। तो देखिए ऑप्शन से भी आराम से छट जाता है, लेकिन आप पढ़े रहिएगा तभी ऑप्शन छांट पाइएगा। मान गए चारों ऑप्शन में से हमको किसी का अर्थ ही नहीं पता है तो हम कैसे छांटेंगे, लेकिन हमको अर्थ पता है कि लीवर का इन्फेक्शन क्या होता है, लंग का इन्फेक्शन क्या होता है, ब्लेडर का इन्फेक्शन क्या होता है, तो हमको दिख जाएगा कि वो ये तीनों तो बिल्कुल अलग है, तो राइट यही होगा, तो हम लोग टिक मार देंगे। तो क्वेश्चन अलग भी करने आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे T1N0M0 रिफर टू, ये एक प्रकार से आपको जो कैंसर होता है और कैंसर में जो ट्यूमर होता है उस ट्यूमर को बताता है कि ट्यूमर किस स्टेज में है, ठीक है ना। T1 होता है जहाँ पे ट्यूमर हल्का सा होता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग ट्यूमर होता है, लेकिन जो आपके ये आपका जो मेटास्टेटिस होता है मेटास्टेटिस 0 है, मतलब मेटास्टेटिस में नहीं है, ठीक है ना। तो T1N0M0 यह स्टार्टिंग का होता है, अर्ली स्टेज ट्यूमर होता है, लोकल जगह पे होता है, ठीक है, अभी ये स्टार्टिंग वाला ही होता है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। टी ट्यूमर को बताता है, ट्यूमर के साइज को, और एम मेटास्टेटिस को बताता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर है यहाँ पे रिस्क फैक्टर फॉर रीनल कैंसर। जो रीनल कैंसर होता है, गुर्दा का जो कैंसर है उसका रिस्क फैक्टर क्या है, स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपोटेंशन, ठीक है ना, एंड थायराइड डिजीज। तो देखिए
मैं बता दूं कि रिस्क फैक्टर रीनल कैंसर, कोई भी कैंसर हो, कैंसर में जितना हानिकारक धूम्रपान है, समझ गए, ये सब काफ़ी खतरनाक है। तो स्मोकिंग इसका राइट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कहता है जीनेटिक टेस्ट इज डन टू, यानी जीनेटिक टेस्ट जो है किया जाता है किसके लिए, तो डिटेक्ट जीन म्यूटेशन, डिटेक्ट जीन म्यूटेशन के डिटेक्ट पहचानने के लिए जीन टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, आगे है 20 नंबर है, टेस्टिज टेम्परेचर इज मेंटेन बाय, यानी टेस्टिज का जो टेम्परेचर होता है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं स्क्रोटम के अंदर जो है आपके टेस्टिज होता है, यही स्क्रोटम जो है टेम्परेचर को मेंटेन करता है, समझ गए। वास्ट डिफरेंस, इसी को काट देने से जो है क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो जाएगा पुरुष में, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 21 है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्वाइकल डायलेशन हार्मोन इज, देखिए कहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्वाइकल डायलेशन हार्मोन, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्वाइकल डायलेशन करने के लिए जो हार्मोन है वो रिलैक्सिन होता है, रिलैक्सिन भी होता है, ऑक्सीटोसिन भी होता है, प्रोस्टाग्लैंडाइड भी होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए इस ऑप्शन में ना तो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, और ना ही प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है ना, ना ही तो प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो यहाँ पे रिलैक्सिन हम इसको राइट करेंगे, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो कोई एक ही आंसर देगा, या तो रिलैक्सिन दे, या ऑक्सीटोसिन दे, या जो है प्रोस्टाग्लैंड दे। और आपको क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा कि कहाँ के लिए पूछ रहा है, बात समझ रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, ऊपर में हम लोग देखे हैं फर्स्ट स्टेज लेबर में पूछ रहा था, तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन दिया होगा, समझ गए। चलिए आगे है यहाँ पे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, देखिए कनेक्टिव टिश्यू में लार्जेस्ट पार्ट पूछ रहा है कौन सा होता है कनेक्टिव टिश्यू में, तो ये अपन मैट्रिक्स हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, टिश्यू का ही पार्ट है। 23 है, ओल्डेस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम इन यूज्ड, ये आपका जीके का क्वेश्चन है जो कि आरआरबी में पूछा जाता है कुछ क्वेश्चन, ठीक है, इसको छोड़िए। आगे है 24 है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन एट, कहता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है दिया जाता है कहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आईएम दिया जाता है, पहले याद रखिए, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है मांस में। तो बच्चा में इन्फेंट में जो वास्टस लैट्रियस होता है, ये याद रखिएगा, वास्टस लैट्रियस यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नाम है वो, आगे है प्लेसेंटा प्रेविया इज एसोसिएटेड विथ, देखिए प्लेसेंटा प्रेविया एसोसिएटेड विथ मतलब प्लेसेंटा प्रेविया जो होता है, जब प्लेसेंटा प्रेविया किसी फीमेल को होता है ना, तो इसमें पेनलेस वैजिनल ब्लीडिंग होता है, मतलब वैजिना से ब्लीडिंग होते रहता है लेकिन बिना दर्द के, समझ गए। तो बिना दर्द के अगर वैजिनल ब्लीडिंग हो तो वह प्लेसेंटा प्रेविया का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है, उसको याद रखिएगा। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे कहता है फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देखिए ऐसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ऑप्शन 400 है, तो 400 ही हम इसका करेक्ट करेंगे, लेकिन यह लगभग एवरेज 600 के आसपास जो है होता है, ठीक है, याद रखना है। ओके, चलिए माइक्रोग्राम होता है, माइक्रोग्राम। आगे है यहाँ पे 27 है, एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट, कितना बार बता चुके हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट जो होता है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, याद रखना है, समझ रहे हैं। चलिए आगे है थ्योरेटिक रेंज फॉर मैग्नीशियम सल्फेट, देखिए मैग्नीशियम सल्फेट का जो उपचार वाला जो लेवल होता है, जहाँ पे उपचार की ज़रूरत होती है, वो अपन होता है 4 से लेकर 8 MEQ पर लीटर, समझ गए, 4 से 8 याद रखिएगा। ऐसे इसका नॉर्मल रेंज जो होता है मैं बता दूँ, वो होता है 1.5 से लेकर 2.5 तक, ठीक है ना, 1.5 से लेकर 2.5 तक, या इसको 2 से हम 3 या 4 कह सकते हैं, जहाँ पे नॉर्मल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है 29 नंबर क्वेश्चन है कि विच एज ग्रुप नीड द मोस्ट एनर्जी या न्यूट्रिशन, किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो जो 0 से लेकर 1 वर्ष का उम्र होता है, 1 साल वाला, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा शरीर की आवश्यकता होता है, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस स्प्रेड बाय फीकल ओरल रूट, देखिए अगर आपसे
पूछेगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, ब्लड या बॉडी के फ्लूइड के, तो हेपेटाइटिस बी होगा। लेकिन ओरल फीकल रूट से पूछेगा कि कौन सा हेपेटाइटिस फैलता है ओरल और फीकल रूट से, तो हेपेटाइटिस ए और इसके साथ एक हेपेटाइटिस ई भी होगा। ठीक है, टोटल 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होता है ए से लेकर ई। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई फीकल और ओरल रूट से फैलता है, जो दूषित भोजन और पानी से भी ये फैलता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है रेगुलर मेडिसिन ड्यूरिंग इन्फेंसी, ड्यूरिंग इन्फेंसी, तो इन्फेंसी के दौरान जो रेगुलर मेडिसिन होता है विटामिन B12 होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे है मोस्ट कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। कहता है सबसे मोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, यानी सबसे कौन सा पेशेंट जो सबसे कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। तो देखिए सबसे जो इम्यूनो डिफिशिएंट पेशेंट होता है, जिसमें यूमिन का कमी होता है, इम्यूनिटी का, वो सबसे कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे मैं बढ़ता हूँ। मीजल्स वैक्सीन इज गिवन एट, आप लोगों को पता होना चाहिए मीजल्स 9 माह के उम्र पर जो है दिया जाता है पहला वैक्सीन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ रूबेला, आप लोग को पता होना चाहिए MMR, मम्स मिजल रूबेला। ठीक है, तो रूबेला का जो पहला जो लक्षण होता है, चाहे वो रूबेला हो चाहे वो मिजल्स हो, ये इसमें होता है धब्बा बनता है, रेसे बनता है चकाता टाइप से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आगे बाकी इसमें स्वेलिंग वगैरह भी होता है, फीवर वगैरह भी, लेकिन ये बाद की बातें हैं। 35 है, यहाँ पे देख लीजिए। BCG वैक्सीन इज गिवन एट, देखिए BCG वैक्सीन गिवन एट या तो जन्म के समय या 1 महीने तक जो है इसको हम दे सकते हैं, अदरवाइज आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर बर्थ के समय याद रखेंगे। फर्स्ट वैक्सीन तो बर्थ के समय ही पढ़ना चाहिए। 36 है जो पैड शुड बी चेंज एवरी, देखिए जो पैड होता है जो मेंसेज के दौरान माहवारी के समान चक्र में ये पहना जाता है, एवरी 4 से 6 घंटे में जो है चेंज करना चाहिए। ठीक है, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 37 है क्लाइंट ऑन हेलोपेरिडोल, एक क्लाइंट है, एक रोगी है जो हेलीपेरिडोल ले रहा है। ठीक है, जो दिखाता है पिल रोलिंग ट्रीमर एंड रेजिडेटी दिस इज लाइक, यानी एक मरीज है जो हेलोपेरिडोल पे है। ठीक है, और वह दिख रहा है उसमें पिल रोलिंग ट्रीमर और रेजिडेटी, तो वह किसका लक्षण होगा? पार्किंसन का, मेनिया का, डेलेरियम का, डिप्रेशन का। देखिए पार्किंसन जो है एक प्रकार से एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफ़ेक्ट होता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग के साइड इफ़ेक्ट से जो रोग होता है उसे पार्किंसन कहते हैं। तो इसमें ट्रीमर दिखता है, पिल रोलिंग ट्रीमर, रेजिडेटी, ये सब दिखता है। ठीक है, ऑप्शन ए याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है अर्थ इम्प्यूरिटीज इन मेटालर्जी आर कॉल्ड, ये भी क्वेश्चन साइंस से है, केमिस्ट्री से है। तो अर्थी इम्प्यूरिटीज इन मेटालर्जी आर कॉल्ड क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है ना, आगे 39 नंबर क्वेश्चन है विच हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर, अभी ऊपर मैंने बताया भोजन और दूषित जल से जो हेपेटाइटिस फैलता है वो हेपेटाइटिस ए होता है। ठीक है, जो ओरल फीकल माध्यम से भी फैलता है, और हेपेटाइटिस ई भी होता है। ओके, आगे है मलबेरी एप्रियंस इज सीन इन, ठीक है ना, देखिए मलबेरी एप्रियंस इज सीन ए आपके कहाँ होता है? मोरूला में। मैंने जाइगोटा, मैंने ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब मलबेरी समझ लीजिए, एप्रियंस होता है मलुड़ा में। ठीक है, मोरूला में, याद रखिए। बाकी कब कौन सा किसका कितना अवधि है वो सारा बता चुका हूँ। पेंटावायलेंट वैक्सीन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कहता है पेंटावायलेंट वैक्सीन जो है सब में जो है, पेंटावायलेंट वैक्सीन में सब आता है एक को छोड़कर। तो पेंटावायलेंट जो होता है हिब भी आता है। ठीक है, याद रखिएगा। DPT भी, हेपेटाइटिस भी, मिजल्स जो है आपके पेंटावायलेंट में नहीं आता है। ओके, याद रखना है। 42 नंबर का क्वेश्चन है यूट्रस रीचेस एब्डोमिनल एट हाउ मेनी वीक, कहता है यूट्रस पहुंचता है कितने सप्ताह में एब्डोमिनल के पास, एब्डोमिनल तक पहुंचता है। ठीक है, तो नॉर्मली यह 12 वीक के आसपास पहुंचता है एब्डोमिनल के पास। तो यहाँ पे 8 से वीक है, ये तो ज़्यादा कम है, तो ये होगा नहीं। तो 14 से 16, अगर 12 से 14 रहता ना तो हम 12 से 14 ही यहाँ पे टिक मारते हैं, लेकिन 14 से 16 जो है यही राइट होगा इसका। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्लीडिंग एट 32 वीक्स,
32 सप्ताह पे ब्लीडिंग हो रहा है, सगेस्ट प्लेसेंटा प्रीविया सलाह है प्लेसेंटा प्रीविया का, ठीक है। विच कन्फर्म दिस टेस्ट, कौन से टेस्ट से हम जो है इसे कन्फर्म कर सकते हैं कि हाँ ये प्लेसेंटा प्रीविया है। जैसे 32 सप्ताह पर ब्लीडिंग हो रहा है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इसे हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया हो, ठीक है, क्योंकि पेनलेस हम लोग देखे हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग हो रहा है लेकिन पेन नहीं है, तो डॉक्टर सजेस्ट किया कि हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया हो। तो ये कौन से टेस्ट से हम कन्फर्म करेंगे कि हाँ प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट यूएसजी होता है, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, आगे है प्रेग्नेंट यूट्रस लाइनिंग इज कॉल्ड। प्रेग्नेंट यूट्रस जो होता है लाइनिंग इज कॉल्ड, देखिए जो भी यूट्रस प्रेग्नेंट होता है, मैं बता दूं, ये जो डेसुडा होता है ना, डेसुडा जो इंडोमेट्रियम होता है, यूट्रस के आंतरिक जो लेयर होता है, समझ लीजिए, तो यूट्रस के जो आंतरिक लेयर होता है ना, तो यूट्रस के आंतरिक लेयर जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो काफ़ी स्पॉन्जी हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो वो डेसुडुआ कहा जाता है। ये डेसुडा जो होता है यह प्रेग्नेंट के समय इंडोमेट्रियम को ही हम डेसुडा बोलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। आगे है आइसबर्ग फेनोमेना डिनोट्स, देखिए आइसबर्ग फेनोमेना डिनोट करता है अंडर रिपोर्टिंग को, ठीक है ना, अंडर रिपोर्टिंग को। ओके, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर है, कहता है एसिड बेस इम्बैलेंस इन रीनल फेलुअर, कहता है रीनल किडनी का फेलुअर में एसिड बेस इम्बैलेंस होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं, ठीक है। एसिड बेस इम्बैलेंस हो रीनल फेलुअर में तो उसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, आगे है 47 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, कपल प्रोटेक्शन रेट सीपीआर, वो सीपीआर नहीं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन नहीं, यहाँ पे है कपल, ठीक है ना, प्रोटेक्शन रेट। तो कपल प्रोटेक्शन रेट जो होता है आपको पता होना चाहिए, यह एक कंट्रासेप्टिव यूजेज है, ठीक है ना। कपल प्रोटेक्शन रेट एक कंट्रासेप्टिव यूजेज है, जहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये तरीका उपाय अपनाया जाता है, समझ गए। चलिए आगे है 48 नंबर का क्वेश्चन है, HCM स्टैंड्स फॉर, HCM का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, पूर्ण रूप क्या है, तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट तो होगा ही, लेकिन देखिए एक जो स्टैंड फॉर होता है ना, इसका बहुत सारे होता है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी होगा और इसका हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होगा। ये स्टैंडर्ड जब पूछता है ना, तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर जो क्वेश्चन सेट किया है कि वह क्या सोच के जो है ये स्टैंडर्ड लगाया है, समझ गए। अब यहाँ पे हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी होगा और यहाँ पे जो है आपका हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होगा। तो जो एग्जामिनर सोचा होगा कि भाई ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हम इसको रखेंगे, तो उसके हिसाब से यही अपना सही है, ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हार्मोन, हार्मोन के बारे में कौन सा कथन गलत है इनमें। ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय प्यूटिड ग्लैंड, तो ये तो सही है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जीएच हार्मोन प्यूटिड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ये तो सही है। थायराइड हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ये भी बात सही है, थायराइड हार्मोन बॉडी के चयापचय को भूमिका निभाता है मेटाबॉलिज्म को, ये भी बात सही है। प्यूटिड ग्लैंड कंट्रोल अदर इंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी बात सही है, प्यूटिड ग्लैंड जो है अदर यानी दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रण करता है, ये बात सही है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द लीवर, ये गलत है, इंसुलिन पैंक्रियाज से स्रावित होता है न कि लीवर से स्रावित होता है, तो ये गलत है, ठीक है। चलिए ये हो गया। आगे मैं बढ़ता हूँ, 50 नंबर का क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन, ठीक है ना, क्लोरोहेक्साडिन प्लस सेट्रीमिड, ठीक है ना, क्लोरोहेक्साडिन प्लस सेट्रीमाइड। तो ये जो सेट्रीमाइड होता है ये देखिए 0.6 होता है और प्लस में 0.3% होता है, दोनों को जोड़िएगा तो 0.9 होगा, ठीक है ना, 0.9 होगा, 0.9%। देखिए इसमें 0.9% कोई है नहीं है, तो 0.9 के आसपास कौन है, ये है 1%, तो यही अपना राइट आंसर होगा, समझ गए। अगर क्रीम में पूछेगा तो ये तो हो गया आपका लिक्विड के फॉर्म में, अगर क्रीम में पूछेगा तो ये सीधा जो है आपको मैं बता दूं 0.5 प्लस में 0.1 होता है, 0.6 क्रीम के रूप में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया, मैंने आज आपको 50 क्वेश्चन कराया। देखिए क्वेश्चन
सभी में आपको मिला-जुला मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस 50 में आपको जो मैंने कराया बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ज़रूर है इसमें 50% आँख बंद करके सही होने वाला था, समझ गए? 50% और 50% ऐसा था जिसमें सोचने वाला था। तो सब एग्ज़ाम में ऐसे ही होता है। बहुत लोग जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन बड़ी हार्ड पूछा है, दिमाग से ऊपर निकल गया है, ऐसा नहीं होता है। दिमाग से ऊपर जब नहीं सोचेंगे, 2 घंटा समय है आपके स्टाफ नर्स में और 100 क्वेश्चन बनाना है, काफ़ी ज़्यादा समय है। मैथ रीजनिंग तो है नहीं कि समय लैप्स कर जाएगा। आपको सोच कर टिक मारना है, पढ़ना है, समझना है, तब टिक मारना है, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और क्वेश्चन को समझिएगा। तुक्का मारने का प्रयास में रहिएगा एकदम जल्दबाजी में तो गलत हो जाएगा। जब कुछ क्वेश्चन में लॉजिक होता है, क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं, बस उसमें कुछ लॉजिक लगा देगा। अब आप नहीं समझेंगे, टिक मार देंगे, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन को समझ के टिक मारना चाहिए, तब जाके सही होगा। ओके, 50 क्वेश्चन करा दिए, फिर 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा इसका। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछा है और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप इसमें से कितना जानते हैं। ठीक है ना? धन्यवाद।